अभी रुक जाओ, पहले सुन लो। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो है लेंथ ऑफ डीएनए, ठीक है। देखो अभी एक मैं पॉइंट बताऊंगा, लेंथ ऑफ डीएनए कितनी है, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि यार लेंथ ऑफ डीएनए अगर इतनी ज्यादा है तो डीएनए एक छोटे से सेल में कैसे रखा होगा। मतलब ये कि अगर इतना बड़ा डीएनए है तो पैक कैसे हो सकता है एक छोटे से डीएनए में, इसलिए हम पढ़ेंगे एक टॉपिक दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्लियर है बात, ठीक है। तो पहले बात तो कितना बड़ा डीएनए पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो टॉपिक डालो लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए या फिर लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, कुछ भी लिख सकते हो। लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए लिख लो, लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए। भैया डीएनए से अपनी हाइट नाप सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी सुनना है जरा ध्यान से। पहले मेरे को एक चीज बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, दो बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस था? 0.34 नैनोमीटर है कि नहीं? पक्का क्लियर है? हमारा जो मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर क्या नाम है, कितने बेस पेयर्स होते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन टोटल, टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स लगभग होते हैं। हाँ, एक पेयर के अंदर समझ आया? मतलब वैसे नॉर्मली अगर देखोगे तो हाफ कर दो 3 into 10 to the power 9, लेकिन हमारे पास 46 क्रोमोसोम तो डबल करके 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स होते हैं इन टोटल हमारे सेल के अंदर। इतना क्लियर हो गया? अब अगर तुम दिमाग लगाओगे तो इतने बेस पेयर है और हर बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो अगर तुम इस चीज को देखोगे तो टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए कितनी हो जाएगी? देखना जरा ध्यान से। टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए हो जाएगी 0.34 नैनोमीटर इनटू में कितने डी, ऐसे निकालेंगे ना डिस्टेंस बेस पेयर। समझा है मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? इसको देखना जरा ध्यान से। अच्छा, 0.34 नैनोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 0.34 इनटू में 10 टू द पावर -9 मीटर। क्लियर? इनटू में 6.6 इनटू में 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। क्लियर? पक्का समझा है? टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? अब देख मार्क लगा जरा था, 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर 9 कट जाएगा। क्लियर? तो ये लगभग आ जाएगा 2.2 मीटर। मतलब हमारे एक सेल के अंदर लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए रखा हुआ है। अब तुम दिमाग अगर लगाओगे तो हमारी हाइट जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकती है वो 1.6 या 1.7 तक हो जाती है। 1.8 लगा दो ज्यादा, इससे ज्यादा कोई होगा तो दाना भी होगा, मतलब बहुत ज्यादा हाइट होगी इसकी। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन इस डीएनए को देखो कितना है, लगभग 2.2 मीटर डीएनए है एक सेल के अंदर। और सेल वो जो हमें दिखाई भी नहीं देता है, नॉर्मली में सेल दिखाई नहीं देता ना, तो इतने से सेल के अंदर लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये रैप कैसे होता है, इसलिए हमारा जो टॉपिक बनेगा वो क्या बनेगा? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्लियर है बात? लेकिन पहले पहले तुम ये लिख लो, तो तुमने टॉपिक डाला हुआ है लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, इसको लिखो फटाफट से। ये जो वो 6.6 10 की पावर 9 है वो क्या बता रहे हो? मतलब 6.6 बेस पेयर होते हैं पूरे डीएनए में। मतलब मैं बताता हूँ, तुम्हारे पूरे एक सेल का, एक सेकंड, तुम्हारे सेल का डीएनए में सारा निकाल लो, ठीक है। उसके जो बेस पेयर है ना, मेरी बात सुनो, इधर देखो, इधर ये तुम्हारा डीएनए है, ठीक है। मुझे बताना जरा एक टर्न में कितने डीएनए थे? 10 थे ना बेस पेयर, सॉरी, कितने एक टर्न में कितने बेस पेयर थे? 10। ऐसे जितने मर्जी बेस पेयर आ जाए, समझ में आ रहा? तो पूरा डीएनए एक सेल के अंदर वो ऐसे जो होंगे वो इतने बेस पेयर होंगे। 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर। तुम्हारे एक सेल को निकालो, एक सेल के 46 क्रोमोसोम जो है उनके जो डीएनए उन सबको जोड़ दो एंड टू एंड, तो इतना बड़ा जो डीएनए बनेगा उसके अंदर इतने बेस पेयर्स होंगे। हर बेस पेयर के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस इसको मल्टीप्लाई करके तो निकलेगा। ये पहले 6.34 नैनोमीटर हो गया एंगस्ट्रॉम मीटर, नैनोमीटर है 0.34 नैनोमीटर है। आपने उसमें 0.34 नैनोमीटर तैयार कर दिया, आपने एंगस्ट्रॉम क्यों लिखवाया? 3.4 एंगस्ट्रॉम लिखवाया होगा ना यार। तो 3.4 एंगस्ट्रॉम को 10 to the power -10 और नैनोमीटर 10 to the power -9 होता है। तो सही तो है, आई नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वही तो बोल रहा हूँ अभी भी।
0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम, वही बोल रहा हूं मेरे भाई अभी भी, और दोनों सेम चीज है। ये लिख लिया? नहीं बराबर लिखो उसको। क्या 2.24 अरे तो मालूम है दूसरा भी, अगर 2.44 को राउंड ऑफ भी करेगा तो फिर 2.2 ही आएगा। अगर 2.456 होता तो 2.3 होता। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है डाटा। ज्यादा क्लियर हो गया। अब एक छोटा सा एक पॉइंट और लिखो, क्या नाम है, हाँ लिखना पे जल्दी। एक चीज और लिख लो यार, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए लिखा हुआ है। बट साइज ऑफ ह्यूमन न्यूक्लियस, अब इतना बड़ा तो डीएनए तो है हमारे पास, लेकिन साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? सिर्फ 10 टू द पावर 6 मीटर, 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। तो इतने से छोटे के अंदर इतना तो बड़ा तो आएगा नहीं, इसलिए हमको क्या पढ़ना पड़ रहा है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। एक चीज और लिख लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कल लिख लो। ये 2.2 मीटर के अप्रॉक्स में है ना? हां अप्रॉक्सिमेटली। एक छोटा सा टॉपिक डालना, लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए। ई कोलाई जानते हो ना, बैक्टीरिया। लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए, ई कोलाई का लिखते हैं, बहुत बार नाम आएगा तुम्हारे पूरे सिलेबस के अंदर। ई कोलाई, ये बैक्टीरिया नाम बहुत बार आएगा पूरे सिलेबस में, मतलब इस चैप्टर में आएगा, अगले से अगले चैप्टर में आएगा, और बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो इसका नाम याद रखना, ई कोलाई। ठीक है, इसमें लिखना जरा लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए, इसमें लिखना नंबर ऑफ बेस पेयर्स इसके कितने होते हैं। डिस्टेंस तो उतना ही होगा 0.34 नैनोमीटर, लेकिन इसके बाद जो डीएनए वो है 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स। मैंने ह्यूमन के लिए कर दिया कि ये दोबारा उसके लिए छाप दो। ठीक है, तो 4.6 into 10 to the power 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.6 into 10 to the power 6 से। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखना जरा ध्यान से। 1.3 into 10 to the power -3, क्लियर है? मीटर। क्लियर? लेंथ ऑफ डीएनए उसकी कितनी हो जाएगी। लेकिन अब एक चीज और सुनो, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, तो इसके पास न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा बताओ। इसका हमारा ह्यूमन का जो न्यूक्लियस था वो 10 to the power 6 -6 है, तो ये ई कोलाई के लिए पढ़ रहे हैं हम। ये मैंने जो कैलकुलेशन लिखी है ई कोलाई के लिए लिखी है, तो ई कोलाई का कितना बड़ा न्यूक्लियस होता है, अंदाजा लगाओ चलो। इससे छोटा होगा गधो, वो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, वो प्रोकैरियोट है। ठीक है, तो हम उसके न्यूक्लियस का साइज देखेंगे, उसके सेल का साइज देखेंगे, बट साइज ऑफ सेल ऑफ ई कोलाई, समझ में आया मैंने क्या बोला? वो लगभग 1 माइक्रोमीटर होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? बस सारी चीजें बोल रहे तुम्हारी को देखो। इसको तो एक चीज और लिख सकते हो, 1.3 मिलीमीटर। क्लियर? हमें तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए बताऊंगा, उसके बाद फिर लिखेंगे, पहले समझ लेंगे सारा कुछ, उसके बाद आगे। हो गया? अब भाई साहब अब हम टॉपिक में डालना। ठीक है मैडम, कुछ लिखना भी है, सारी फोटो से क्या घर पे जाके अगर तुमने इसको फेयर नहीं करा उस दिन भी तुम मतलब कॉपी नहीं लाएगी, बिठा दो ये, जल्दी करो यार। बट 4.6 आ जाएगा, देखते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए खत्म हो जाएगा तो छोड़ दो, बता दूं। अब सुनो, अब हम पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पहले आराम से समझ लेना, फिर उसके बाद शिफ्ट करेंगे मतलब लिखवाने के पार्ट पर। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ?
पहले समझ लो, सुनो। देखो याद है तुम्हें डीएनए जो था हमारा, डीएनए कैसा था? अच्छा यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, मैं छोटा सा पॉइंट बताऊंगा एक प्रोकैरियोट्स का भी। तो प्रोकैरियोट्स का छोटा सा पार्ट है, इसको बाद में पढ़ा दूंगा, ठीक है? पहले यूकैरियोट्स पे ध्यान दो, सुनो। यूकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो कौन सा चार्ज होता है डीएनए का, याद है किसी को? नेगेटिव या पॉजिटिव? बोल बोल भाई, क्या पता तू सही हो? हाँ सही बोल रहा कौन सा बोला तूने? बोला था नेगेटिव। सोच, तूने पॉजिटिव हाँ बोला। मैं कॉन्फिडेंस हूँ। सोच ले। हाँ भैया भाई इस बार ये सही है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। जो अब यही बताएगा क्यों है नेगेटिव चार्ज डीएनए पर। मैंने लिखवाया है डीएनए पर नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? चलो ये नहीं, कोई और बता दो। फॉस्फेट ग्रुप की वजह, उसको अभी भी नहीं पता था क्या बोल रहा है वो। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। कुछ और बोल रहा था मैं यही बोला था कि कुछ और बोला। इधर देखो, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप। खाली इधर देखो बस, ध्यान से सुनो। डीएनए आया, डीएनए 2.2 मीटर लंबा था भाई, और डीएनए एक सेल के अंदर तो फिट नहीं हो सकता, इसीलिए डीएनए को क्या करना पड़ा, हमें बहुत ज्यादा रैप करना पड़ा। अब रैप कैसे होगा? रैप का मतलब पैकेजिंग कैसे होगी? तो डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, समझ आया? हमने बुलाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बुलाया एक प्रोटीन को। किसको बुलाया? प्रोटीन को। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। प्रोटीन जो होता है ना यार, प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा हो कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी वो बहुत लंबी कहानी है तो अभी समझ लो पहले। तो प्रोटीन है पॉजिटिवली चार्ज और डीएनए है नेगेटिवली चार्ज। अब हमारे पास दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। समझ आया मैंने क्या बोला? एक होता है हिस्टोन प्रोटीन, एक होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, हमारे पास दो तरह के प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अंदर जो है, उसके अंदर एक जो मतलब प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड से। तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो दो अमाइनो एसिड से बना हुआ है, जिसका नाम है आर्जिनिन। अच्छा पहले समझ लो, प्रोटीन दो तरीके का है, हिस्टोन, ये इंपॉर्टेंट नाम है दोनों, एनसीईआरटी में मेंशन है एग्जैक्टली, और एक है नॉन हिस्टोन। समझ आया? हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, ये दो चीजों से मिल, दो अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, एक है लाइजीन और एक है आर्जिनिन। ये दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, समझ आया? और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये बना हुआ है, ये हम मतलब हमको याद नहीं करना होता, एनसीईआरटी में भी शायद लिखा हुआ है, मतलब नहीं मतलब वो लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए अगर मन कर रहा है तो याद कर सकते हो, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। समझ आया मैंने क्या बोला? लेकिन इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ते नहीं है, तो इसको हटाई दो। इस पे ध्यान दो, ये है हिस्टोन प्रोटीन। पक्का क्लियर है? अब मेरी बात सुनना। हिस्टोन प्रोटीन, एक प्रोटीन आया, हिस्टोन प्रोटीन बना हुआ था दो तरह के अमाइनो एसिड से, आर्जिनिन और लाइसिन। तो बेसिकली स्टार्टिंग से अगर देखा जाए तो आर्जिनिन आया, लाइसिन आया, कंबाइन हुआ और एक प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन है पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए है नेगेटिवली चार्ज, और इस पर रैप होगा वो। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन अभी भी लंबी कहानी भी आएगी धीरे धीरे उस पर। ये लॉजिक तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होने वाला है, लेकिन जो प्रोटीन है ना, ये जो प्रोटीन है ये अमाइनो एसिड से बना हुआ है, लेकिन ये थोड़ी है कि आर्जिनिन आया, लाइसिन आ गया और चिपक गई, ऐसे नहीं होता भाई। 5 तरीके के होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के। अब कौन कौन से हैं देखते रहना, अगर ऑनलाइन दिखेगा नहीं देगा तो कैसे जाएगा भाई? H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये 5 तरीके के अमाइनो एसिड्स हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? ये 5 तरीके के अमाइनो एसिड है, ये एक साथ कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? प्रोटीन। समझ आया मैंने क्या बोला? कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन की भी हम बात करते हैं, क्लियर है? क्योंकि हमारे लिए किसकी जरूरत है? पॉजिटिवली चार्ज की जरूरत है, और वो हमें हिस्टोन दे सकता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? तो मेरी बात सुनना, ये जो है ना 5 प्रोटीन, इनमें से जो 4 है ये मेनली एक साथ काम करते हैं, और ये जो एक H1 है ये थोड़ा अलग काम करता है। कैसे अलग काम करता है तुम्हें समझ में आएगा? समझ में आ गया मैंने क्या बोला? सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। अब मैं तुम्हें ना पहले ये बता देता हूँ कि डीएनए दिखाई रैप कैसे होता है, तब तुम्हें शायद ये फिल्टर तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल ली, ठीक है, मेरे पास एक बहुत लंबा धागा है, ठीक है, एक बॉल ली, मैंने एक बॉल पे बांध दी, धागा बांध दिया। अब ये तो नहीं है कि उस बॉल पे सारा ही धागा बंध जाएगा, बहुत बड़ा धागा है मेरे पास, ऐसा तो नहीं है उस बॉल पे सारा धागा बंध जाएगा। मैंने जितना उस बॉल पे धागा बंध सकता था उसको बांध दिया और अलग रख दिया। फिर मैंने दूसरा धागा उठाया, तो दूसरी बॉल उठाई, फिर उस पे बांधना चालू करा, लेकिन मैंने दोनों को काटा नहीं है। समझ में आया मैंने क्या बोला? इस बॉल पे मैंने धागे को बांधा,
जितना बंध सकता था बांध दिया, उसका छोड़ दिया, काटा नहीं है धागा, सेम धागे को कंटिन्यू रखा, अगली बॉल पे बांधा, फिर सेम को कंटिन्यू रखा, तीसरे पे बांधा, चौथे पे बांधा। तो सुनना जरा ध्यान से, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा, इसको ध्यान से देखना जरा ध्यान से। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा, ये रही बॉल, ठीक है, इस पर रैप हुआ डीएनए, ठीक है, और डीएनए रैप होकर अगली बॉल के पास जाएगा, अगली बॉल ये रही, तीसरी बॉल ये रही, चौथी बॉल ये रही। तो इस पर जितना रैप हो सकता था रैप होगा, फिर अगले वाले पे जाएगा, फिर इस पे रैप होगा, फिर अगले वाले पे जाएगा, फिर इस पे रैप होगा, फिर अगले वाले पे जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसपे ये रैप हो रहा है, जिस बॉल पे ये रैप हो रहा है, ये जो बॉल है अंदर, ये जो बॉल है यही है प्रोटीन। समझ में आया? ये जो बॉल है जिसपे रैप हो रहा है यही है प्रोटीन। इतना क्लियर? ये जो प्रोटीन है ये बना हुआ है ये दो तरीके का हो सकता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। हमारे काम का हिस्टोन है, और ये जो प्रोटीन है ये छोटी छोटी बॉल से बना हुआ होता है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये छोटी छोटी बॉल है ये 4 तरीके की बॉल है, H1 को हटा दो अभी, ये 4 तरीके की बॉल है, H2A, H2B, H3 और H4। ये कैसे करते हैं काम तो सुनो, एक H2I, H2AI, ये H2BI, ये H3I और एक H4I, और एक कंबाइन होकर एक बड़ी बॉल पूरी वो बॉल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन एक छोटा सा चीज और है कि 4 बॉल कौन कौन सी हो गई, H2A, H2B, H3, H4, सेम 4 बॉल और होती है और फिर 8 बॉल बनाती है पूरा। तो इसीलिए इसका नाम पता है क्या होता है, ऑक्टामर। इसका नाम क्या होगा, ऑक्टामर। तो बेसिकली ये 2 बॉल, ये 2 बॉल, ये 2 बॉल, ये 2 बॉल, समझ में आया? ये 2 2 2 2 कितनी हो गई, 8 मिलकर एक बॉल बनाती है जिसको तुम क्या बोलोगे, प्रोटीन, और उस पर डीएनए रैप होगा। तो ये जो बॉल दिखाई दे रही है तुम्हें अंदर, ये किससे बनी हुई है, 2 H2A से, 2 H2B से, 2 H3 से और 2 H4 से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? तो पहले ये बॉल आई, ठीक है, तो तुम्हें ये कुछ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? तो इसका नाम क्या होगा, ये हो गई H2A, ये हो गई H2B, ये हो गई H3 और ये हो गई H4। सेम 4 बॉल पीछे की तरफ भी होंगी। तो भूल जाओ कितना बॉल का बन गया, 8 बॉल का, और 8 बॉल पर क्या हुआ, एक डीएनए रैप हुआ, जितना रैप हो सकता था, फिर अगले वाले पे चला गया, रैप हुआ जितना हो सकता था, फिर अगले वाले पे चला गया, ऐसे रैप हो होकर पूरा डीएनए बन जाएगा। और सुनना जरा ध्यान से, ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, वैसी बात है। तो अगर तुम दूर से देखोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा, देखना इधर बना रहा हूं मैं, तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई नहीं देगा, ये रही वो बॉल, ये रही वो बॉल, मतलब ये प्रोटीन, ये रहा वो बॉल प्रोटीन, ये रही वो बॉल प्रोटीन, और उन पे डीएनए रैप कर रहा है। पता दिखाई दे रहा है कि नहीं? और जब इसको लंबा कर दोगे बहुत बड़ा, तो तुम्हें पता है कैसे दिखाई देगी, ये एक ऐसी माला दिखाई देगी जिसपे मोती लगे हुए है ना। तो ये माला हो गई जिस पर मोती लगे हुए। इसीलिए डीएनए का पहले नाम पता है क्या रखा था, इसीलिए डीएनए का पहले नाम रखा था बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? मतलब एक ऐसी माला से मोती लगे हुए, और मोती क्या हो गए, बॉल, और जो डीएनए है वो क्या हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि H1 कहां गया। तो H1 पता है किसकी तरह काम करता है, H1 का नाम पता है क्या है? H1 के नाम से शायद तुम समझ जाओगे, H1 का नाम है लिंकर प्रोटीन। क्या नाम है इसका, लिंकर प्रोटीन। तो पता क्या करता है, ये बीच बीच में आ जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम ये समझ सकते हो कि बीच बीच में ऐसे आ जाता है। तो इसका मतलब ये 4 मिलकर एक बॉल बनाते हैं, उनके बीच में क्या आता है, H1 आ जाता है। तो असलियत में ये स्ट्रक्चर कुछ कैसे दिखाई देता है, थोड़ा सा और फिल्टर करके बताऊंगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बात? क्या समझ आ गया? लिंकर प्रोटीन बीच बीच में आ जाता है ना, मतलब लिंक करने के लिए, तो जोड़ने की पूरी तरह से और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि ये, और अगर यहाँ पे रैप भी हो गए तो एक तरह से तुम ये बोल सकते हो, ये मान सकते हो कि एक बॉल है बड़ी, उस पे बांधा, उसके कोने को एंड को बांधने के लिए लिंकर डीएनए काम कर रहा है, फिर अगले वाले पे जाऊंगा। समझाया मैंने क्या बोला? मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक चीज पर मैंने बांध दिया, फिर अगली वाले पे जाऊंगा, उस पर बांधूंगा, तो अगर इसकी खुल गई तो उसके भी तो खुलने लगेगा। तो बीच में एक लिंकर डीएनए डाल दिया, तो अगर उसकी धागा खुल भी जाएगा तो अगले वाले तक वो धागा मतलब वो नहीं, मतलब दिक्कत नहीं करेगा, उस पे लिंकर वाला पकड़ के रखेगा। पता समझ में आया कि नहीं आया? समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सब कुछ बता दूंगा। पहले रोड मैप समझ में आ गया, बेसिक सा समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं तुम्हें दोबारा समझा देता हूँ, सुनो। डीएनए है नेगेटिवली चार्ज हमारा, और डीएनए रैप होगा प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन होता है एक बॉल जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो सिंपल सा लॉजिक भी समझ में आ रहा है, वो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो उसका रैप हो सकता है आराम से, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे और टाइटली पकड़ के भी रखेगा वो। क्लियर? तो ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि ये 2 तरीके के अमीनो एसिड से बना हुआ है, जिनका नाम है लाइसिन और अर्जिनिन। समझाया मैंने क्या बोला? 3 से बना हुआ है। और बेसिकली ये हिस्टोन प्रोटीन 5 छोटी छोटी बॉल से बनता है, मेनली 4 छोटी छोटी बॉल से बनता है,
और ये 4 बॉल लाइसिन और आर्जिनिन के मात्रा में होती है, मतलब किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ ज्यादा, किसी में कुछ ज्यादा, ऐसे करेंगे। क्लियर? ये दोनों। हाँ समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर हो गया? ज्यादा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद मतलब ये सारी चीजें होने के बाद ये चारों मिलकर और चार मतलब हर एक की दो बॉल मिलकर एक पूरी बड़ी बॉल बनाती है। वो असलियत में प्रोटीन है जो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर असलियत में डीएनए रैप करेगा। ठीक है, तो सुनो, H1 H2A 2 बॉल, H2B 2 बॉल, H3 2 बॉल और H4 2 बॉल, टोटल 8 बॉल। 8 बॉल मिलकर एक बड़ी बॉल बनाती है। डीएनए आएगा, उस पर रैप करेगा। समझ में आया? जितना रैप हो सकता तो हो जाएगा, कितना डीएनए रैप होगा वो भी बताऊंगा। जितना रैप हो सकता तो हो जाएगा, फिर वहां से निकलकर अगले वाले के पास जाएगा। फिर अगली बॉल भी ऐसी 8 से बनी हुई है, 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये से बनी हुई है, उस पर रैप करेगा, फिर अगले वाले पे जाएगा, फिर उस पे रैप करेगा, फिर अगले वाले पे जाएगा, उस पे रैप करेगा, अगले वाले पे जाएगा, और ऐसे जाते 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 जाते। बताओ समझ आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? प्रोटीन बन रहा है वो हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, अगर तुम्हें ये चीज याद भी नहीं, एनसीटी ने ये भी लिखा हुआ, ठीक है, एनसीटी सिर्फ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन बोला हुआ है, एनसीटी ने ये नहीं लिखा हुआ, तो इसके लिए मैंने अलग से बताया। समझ आया? बस ये याद रखना बीच में जो होता है लिंकर डीएनए होता है, इसका नाम क्या है? लिंकर डीएनए। क्लियर? लिंकर प्रोटीन, सॉरी, मतलब ये जो पार्ट होता है ना बीच में, ये लिंकर डीएनए होता है, ऐसा बोल सकते हो। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक डीएनए लिंकर डीएनए हो गया, और ये लिंकर प्रोटीन हो गया। क्लियर? और लिंकर प्रोटीन किससे बना हुआ है? H1 नाम के अमाइनो एसिड से। क्लियर? इतना समझ में आ गया मैंने क्या बोला? अब सुनो, ये जो बॉल है इस पर जो डीएनए रैप हो रहा है, कितना डीएनए? जितना मर्जी नहीं भाई, लगभग 200 बेस पेयर का डीएनए। कितने बेस पेयर का? 200 बेस पेयर का। तो इसका मतलब जो डीएनए है, तुम्हें याद है ना हर टर्न में कितने डीएनए थे? 10। तो लगभग 20 टर्न का जो डीएनए होगा वो एक प्रोटीन पर रैप होगा। ठीक है, और एक प्रोटीन पर रैप होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोटीन पर रैप होता है। तो प्रोटीन पे जहां पे रैप होना चालू करेगा, तो मान लो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां से रैप होना चालू हुआ, तो अगले वाले तक के लिए 200 है, मतलब लिंकर भी अटैच है उसी के अंदर। समझ आया? इसका भी नंबर है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। लगभग 154 बेस पेयर होता है जो रैप करता है। बाकी जो बचा हुआ 200 के अंदर कितना बच गया? लगभग 66 कुछ बच गया, वो अगले वाले में चले जाता है। समझ? 44 46 बच गया शायद, फिर तो 46 इस बीच वाले पार्ट में आ जाता है, लेकिन इतना डिटेल की जरूरत है नहीं। तो भी बस ये याद रखो कि 200 बेस पेयर लगभग टर्न मारते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कितने टर्न लगाते हैं? कितने बेस पेयर का टर्न होता है गोले पे? बस, बहुत बढ़िया। ज्यादा क्लियर हो गया? बातें करोगे तो यही होगा। इतना क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ज्यादा किसी को दिक्कत है तो बोलो। हैं? हाँ, इस पर भी टाइप होता है। मतलब असलियत में पता है कैसा स्ट्रक्चर है? छोटा सा बता दूं? ठीक है, मैं तो मिटाना पड़ेगा। इसमें जो अटैच है ना, इसमें ये वाला कहां, मतलब ये वाला एच और ये कहां पे अटैच है? इतना डाउट है? ये समझ में आ गया तेरे को? ये मैं पढ़ा रहा हूँ पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ, अभी तो पहली क्लास में पढ़ा। तो पहले ये पढ़ लेना मेरे भाई, और मेरे को पता है तू बातें कर रहा था, तूने नहीं समझा। मैंने सिंपल एक नंबर बताया कि कितना डीएनए इस पर रैप होता है, तू वो बता। और ये अभी तूने पूछा है, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, मुझे किसी को नहीं आता था। दूसरा मारूंगा तेरे में भी। ये आपने भी पूछा, मैंने तो आपने सुना, मैंने सुन लिया, मेरे पूरा दिमाग में है दूसरा से। इसका मतलब ये बेवकूफ है बातें करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बताऊंगा वो बात। ये समझ में आ गया? असलियत में कैसा दिखाई देगा? मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, क्या मिटाऊंगा? यहाँ पे मिटा रहा हूँ ये। ठीक है, इधर देखना, इधर ये कुछ असलियत में ऐसा होता है। ये रही एक बॉल, कौन सी बॉल? इससे बनी हुई बॉल, ऑक्टावर से बनी हुई हिस्टोन प्रोटीन की बॉल। ठीक है, यहाँ पर होता है लिंकर डीएनए। यहाँ पर क्या होता है? लिंकर डीएनए, लिंकर प्रोटीन, मतलब H1। तो यहाँ पर H2A, H2B, H3 और H4 बचा H1, H1 ये रहा। क्लियर? तो डीएनए क्या करता है? इस पर आया, इस पर रैप हुआ, कितने बेस पे का रैप होगा? 200, लगभग मतलब 160 के अराउंड का रैप होगा। बाकी बचा हुआ इस पर रैप होगा, और फिर अगली वाली बॉल के लिए चले जाएगा, अगली वाली बॉल पे रैप होगा, और एक काम चलता रहेगा। समझ में आया? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहां से इस पर रैप होना चालू हुआ और अगले वाले तक गया, ये पूरा 200 बेस पेयर का होगा। इतना क्लियर हो गया? अभी पक्का समझ में आया? अब ये तो चलो समझ में आ गया, लेकिन ये रैप कैसे हो रहा है और ज्यादा कैसे इसका कंडेंस स्ट्रक्चर होगा, अब हम उस कंडेंस स्ट्रक्चर पे जाने की कोशिश करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आराम से सोच लो। ठीक है यहाँ तक? अब ये तो चलो भैया बन गया, तैयार हो गया, लेकिन और ज्यादा कंडेंस कैसे होगा? और ज्यादा पैक करना है ना, तो
तो अब ये और ज्यादा कंडेंस कैसे होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। याद है किसी को दिक्कत है तो एक चीज और बताऊं, डीएनए का याद है तुम्हें, डीएनए का डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर था। डीएनए का डायमीटर कितना था, 2 नैनोमीटर। जब ये एक बार सिंगल टर्न हो जाता है तो पता है कितना हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाता है, समझा है? तो लगभग ये 10 नैनोमीटर का हो जाता है, थोड़ा थिक हो जाएगा ना, और जितना ज्यादा थिक होता जाएगा उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट होता हो जाएगा। कैसे होगा वो भी धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्या बताओ उसको दिक्कत है। इतना क्लियर हो गया? टॉपिक डालो फटाफट, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। 10 नैनोमीटर वाला समझ नहीं आया। मैंने ये बोला कि अभी ये डायमीटर कितना था डीएनए का, 2 नैनोमीटर ना। अभी रैप होगा तो रैप होने पर थोड़ा सा थिक हो गया ना ये, देखना पहले ये इतनी जगह गिर रहा था, लगभग इधर देखो, लगभग ये पहले इतनी जगह गिर रहा था। अब अगर तुम ध्यान से देखो थोड़ा सा थिक नहीं हो गया ये, है ना? तो थोड़ा थिक होता हुआ जा रहा है ना, और थिक होते होते इतना थिक हो जाएगा कि पूरा कंडेंस हो जाएगा, छोटा सा दिखाई देगा, फिर तुम्हें जूम इन करना पड़ेगा। समझ आया? वो 10 नैनोमीटर या अभी तक तो ये कहां तक पहुंचा अभी देखिए। तो अभी डालो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट की 2-3 लाइनें। वो पैक लेते हैं, वो पैक होने के बाद का नहीं लेते हम, नॉर्मल डीएनए का अभी तक पढ़ लिया, अब पैक होने के बाद की बात आऊंगा। चलिए लिखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। फटाफट लिखो इसका पहला पॉइंट, हर बॉल के बीच में H1 होता है। हाँ, हर बॉल के बीच में H1 होता है, ठीक बात है, ठीक है। H1 लिंकर प्रोटीन इसलिए रखा होगा बिकॉज ये इन सब बॉल्स को लिंक कर रहा है, ऑब्वियसली लिंकर इसलिए तो नाम है उसका। आगे लिखो, आगे लिखो नेगेटिव, पहला पॉइंट, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए binds with, negatively charged DNA binds with positively charged histone proteins, binds with positively charged histone proteins, full stop. Next point, at high levels of coiling, at high levels of coiling, at high levels of coiling, comma, non-histone chromosomal protein, non-histone chromosomal तक लिखो पहले, non-histone chromosomal, ब्रैकेट में लिखना इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछता है, NHC, ब्रैकेट क्लोज, non-histone chromosomal, NHC, ब्रैकेट क्लोज, protein takes part, takes part, PART part, clear? Next देखो, सेकंड पॉइंट अभी मतलब आपने जिस डिफरेंस के बारे में समझा है, ठीक है। तो एक साइड लिख दो हिस्टोन, एक दूसरी साइड लिख दो नॉन हिस्टोन। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, एक जगह लिखो हिस्टोन और एक साइड में लिखो नॉन हिस्टोन, ठीक है। मतलब हम डिफरेंस लिखते हैं, हिस्टोन में लिखना एक तरफ हिस्टोन एक तरफ नॉन हिस्टोन, तो हिस्टोन में लिखो, मैं डायरेक्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, अपने आप समझ जाओगे ना, लो मॉलिक्यूलर वेट, हिस्टोन का लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। हिस्टोन में बता दिया कोई बात नहीं। एक तरफ लिखो लो मॉलिक्यूलर वेट, दूसरी तरफ लिखो इस नॉन हिस्टोन वाले में लिखो हाई मॉलिक्यूलर वेट, इसको कहते हैं LMW HMW, लो मॉलिक्यूलर वेट हाई मॉलिक्यूलर वेट। हिस्टोन वाले में लिखना, हिस्टोन वाले में लिखना बेसिक नेचर, ये बेसिक इन नेचर होता है, क्या होता है ये बेसिक नेचर, और नॉन हिस्टोन वाले में लिखो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, क्लियर? भाई अगला सेशन लेना पड़ेगा क्योंकि 10 सेकंड 10 उसका टाइमर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हिस्टोन वाले में लिखो रिच इन, किसी क्लास को नहीं आना इसके बाद, रिच इन, इसको लिखो रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, इसके लिए लिखना रिच इन आर्जिनिन एंड लाइसिन, क्लियर? और इसके लिए हमें कुछ पता नहीं तो इस पे क्रॉस लगा देना, आपको इसका पता नहीं, क्लियर है? एक बात बताया, अरे समझ नहीं आया? अरे वो नॉन हिस्टोन का do not reach in like in an Do not read does not. अरे इसके लिए तूने क्या लिखा? रिच इन, अच्छा वो लिखना है तो लिख लो, मतलब इट हैज, रिच मत लिखना, इट हैज ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन,
ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन फैक्टर। Spelling. ट्रिप्टोफैन की लिखो TRYPTOPHAN, एनसीईआरटी दिखाना है कोई बार। ट्रिप्टोफैन YPST, ट्रिप्टो TRYPTHOPHAN, ट्रिप्टोफैन। सबने लिखा हुआ हमको देख लो। ये हैंड गाइड क्या है? ट्रिप्टोफैन टायरोसिन। कोई बात नहीं, देखिए अब ये 5 लिखो, मतलब एक पॉइंट लिखो। हिस्टोन वाले में लिखना, नॉन हिस्टोन वाले में नहीं। हिस्टोन वाले में लिखो 5 टाइप्स, हिस्टोन वाले में लिखो 5 टाइप्स, और नीचे लिखते जाना H1 H2 H2B H3 H4। लाइन से लिखना, कोमा लगा के मत लिखना, नीचे नीचे लिखते हुए जाना। H1 H2 H2B H3 H4। It has 5 types. हाँ, एक नीचे में लिखते हुए जाना। हो गया। H2A और H2B के लिए लिखो रिच इन लाइजीन, और ये दोनों रिच होते हैं रिच इन आर्जिनिन। ठीक है, और H1 के पास क्या होता है? होता है हमें लिंकर प्रोटीन तो लिखोगे ही, लेकिन ये किसमें रिच होता है, आर्जिनिन या लाइसिन? रिचेस्ट इन लाइसिन, सबसे ज्यादा लाइसिन होगा इसके पास, मतलब इनके पास लाइसिन तो बहुत सारा है, इसमें उससे भी ज्यादा है। क्लियर? हमारा स्ट्रक्चर इसके लिए है, मतलब स्कैफोल्डिंग, फंक्शनल, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। इसके लिए 2 चीजें, मतलब इसके लिए 2 डिवीजन है नॉन स्टूडेंट वाले के लिए, स्कैफोल्डिंग एंड फंक्शनल। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है, तुम देखा स्कैफोल्डिंग मतलब एक तरह से कुछ लेवल पर बनाने बैठने का, बचान जैसा, ठीक है, ऐसा कुछ। छोड़ दो, टॉपिक डालो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हाँ, पैकेजिंग, अब पैकेजिंग में डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए बता दो। ये अब जो स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो कुछ नहीं बनाना है, जो मैं बनाऊंगा वही बनाना है, फिर उसके बाद बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, 6 मिनट बचे यार, मेरे को ना 6 मिनट बताना था, वैसे कोई बात नहीं। एक काम करो, फटाफट से पहले बनाओ, जो मैं बना देता हूं साथ साथ मेरे साथ बनाओ। एक डीएनए, ये मतलब हिस्टोन प्रोटीन, इसके साथ ये हो गया, इस पे रैप, फिर यहाँ पर क्या होता है, लिंकर, ठीक है, इस पर रैप होगा और अगले वाले में चल जाएगा। हाँ, मतलब एक गोला बना दिया, उस पे डीएनए रैप करा दो, साफ साफ दिखना चाहिए तरह का गोला तुम्हारे, मतलब चाहे अलग पेन यूज कर दो, फिर उसमें थोड़ा सा इस पे रैप कराना, उसके बाद मैं तुम्हें अपना दिखा देता हूं मैंने कैसे बनाया है, तुम ऐसे ही बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। यही है ना सिंगल। हाँ, मैंने सिंगल बना रखा है इसलिए ताकि एक पे दिखा सकूं मैं। क्लियर? जल्दी 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 इस पे लिखो, ठीक है। और अगर तुम्हें थोड़ा सा और अच्छा बनाना है तो डीएनए डबल हेलिकल बना सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। मैंने सिंगल वाला रैप कर दिया ना, जैसे क्या होगा, तुम्हारी मर्जी है, चलो मुश्किल हो जाएगा। इसमें लिखना डीएनए रैप्ड अराउंड द DNA wrapped around the histone protein, around the histone protein, clear? और ये क्या है, H1 प्रोटीन, अगर से लेना है सच में, ये खत्म हो जाता है। इसके लिए लिखो हिस्टोन, अगला 10 मिनट का ले लूं, हिस्टोन ऑक्टामर कोर, हिस्टोन ऑक्टामर कोर, ठीक है। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है H, दिखाई दे रहा है ना भाई, लिखते हुए जाऊंगा,
ठीक है, ये किससे बना होता है? H2A से, H2B से, H3 से और H, लेकिन ये सारे कितने होते हैं? 2 गुना भाई, है कि नहीं? क्लियर हो गया? जल्दी लिखो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्म बताया नहीं है, अब बता रहा हूँ। इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोसोम। क्या नाम है इस पूरे स्ट्रक्चर का? इस मतलब रैप्ड, सुनना जरा ध्यान से, ये वाला और ये मिलाकर, समझ रहा है? इसके पूरे स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पूरे का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम बता सकते हैं कि नहीं आया? हाँ, सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब ये लिख लिया, अब मैं लिख रहा हूँ, तुम बनाते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखना अगली लाइन लिखना, वन न्यूक्लियोसोम हैज कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एक न्यूक्लियोसोम के पास कितने बेस पेयर होते हैं? 200 बेस पेयर होते हैं, which मतलब this appears as, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, एक धागे पर मोती लगे हुए हैं। ऐसी तो होती है हमारी माला, जैसे हम पूजा करते हैं, देखा होगा, माला मोती, माला मोती, धागा मोती, ऐसे होते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, मेरे को एक स्ट्रक्चर बताना था, चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो 10 मिनट का है। ले लेंगे अगले सेशन? स्टे नहीं लो, फिर क्लास कितने बजे? 1:30 भी नहीं हुआ अभी तो। 10 मिनट तो है, काम जल्दी करिए भाई। चलो कोई नहीं, अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? कल M12 वालों को बैच लेना है? चलो कोई नहीं, ये स्ट्रक्चर देखना। एक सेकंड, मेरे पास 1.5 मिनट तो है ना, उसका तो मैं यूज कर सकता हूँ। इधर देखो, ये समझ में, ये सारा लिख लिया सबने, कुछ नहीं बता रहा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ताकि ना मेरी एक वीडियो में आ जाए पूरा। लिखना है नहीं, लिखना कुछ नहीं है, बस चुप रहो, बस 1.5 मिनट चुप रहो। सुनो, तुम्हें पता लगा अभी डीएनए कैसा था? इधर देखो, इधर बस इधर देखना है। डीएनए अभी ऐसा था, जब डीएनए रैप हुआ फर्स्ट टाइम, पहली बार जब रैप हुआ, बस मैं इसी को डिटेल में बताऊंगा अगली क्लास में। इधर देखो पहले, ठीक है? डीएनए रैप हुआ, तो डीएनए रैप होने के बाद क्या हुआ? अब इधर ऐसे काम करेगा, सुनना, डीएनए ऐसे काम करेगा, न्यूक्लियोसोम उस पे रैप होगा, ठीक है? तो न्यूक्लियोसोम पे रैप होने के बाद कुछ ऐसा आएगा, ये रहा न्यूक्लियोसोम, ये रहा न्यूक्लियोसोम, ये रहा न्यूक्लियोसोम, ये रहा न्यूक्लियोसोम। बताओ सब में क्या है? ठीक है, फिर ये सेकंड टाइम रैप होगा, तो पता है कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? हर टर्न में 6 होंगे, कितने होंगे? 6 होंगे, हर टर्न में कितने होंगे? 6। क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर ये और ज्यादा रैप करेगा, थर्ड टाइम रैप करेगा, ठीक है? अब जब थर्ड टाइम रैप करने लगेगा तो इसकी डायमीटर की बात आने लगेगी, ठीक है? लेकिन हमें बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से रैप करेगा, इसको कहते हैं सॉलिनॉइड, इसको कहते हैं सुपर सॉलिनॉइड। क्लियर हो गया? फिर जब ये काम करके और ज्यादा रैप करेगा, फोर्थ टाइम रैप करेगा, ठीक है? तो फोर्थ टाइम रैप करने पर ये कैसा दिखाई